दर्शकों नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श चौरसिया। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और लीवर से जनित होने वाली बीमारियों के बारे में। उसके लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. जैन जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस का एक्चुअल मतलब होता है लीवर में सूजन। देसी भाषा में जो पब्लिक को हम समझाएं तो हेपेटाइटिस हम तब बोलते हैं जब पेशेंट हमारे पास पीलिया के रूप में आता है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि पीलिया और हेपेटाइटिस एक ही चीज़ है क्या? आपके मन में भी आ रहा होगा कि हेपेटाइटिस और पीलिया हम एक साथ समझ सकते हैं क्या? तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझना इस समय आवश्यक है। हेपेटाइटिस का मतलब पीलिया और पीलिया का मतलब हेपेटाइटिस नहीं होता है। बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया तो हेपेटाइटिस कहलाती है, लेकिन उसका उदाहरण मैं देता हूँ। आपने देखा होगा इस समय पूरे शहर में बुखार चल रहा है, डेंगू, मलेरिया, और शायद आपको पता है कि नहीं, इस समय जो मलेरिया के मरीज हमारे पास भर्ती हो रहे हैं उनमें करीब करीब 20 से 25% मरीजों को पीलिया हो रहा है। तो उसको हम पीलिया नहीं बोलेंगे, उसको हम लीवर में सूजन मलेरिया के कारण बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से डेंगू के मरीज में भी पीलिया हो जाता है। डेंगू के मरीज में भी किडनी डैमेज हो जाती है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो लीवर का इन्वॉल्वमेंट कई कारणों से होता है, उसमें से एक कारण हेपेटाइटिस है। सर, हेपेटाइटिस के बारे में कहा जाता है कि हेपेटाइटिस बी अलग होता है, सी अलग होता है। क्या अलग अलग है या एक ही कहा जाता है? नहीं, ये बिल्कुल चीज़ें अलग अलग हैं। हेपेटाइटिस या लीवर की सूजन कई कारणों से होती है। उनमें से एक कारण वायरस होता है। ये वायरस तरह तरह के नामों से जाना जाता है और वो होते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस और डी, ई, एफ, जी, यहाँ तक तो हमको मालूम है। ये जो मैंने नाम लिए ए से लेके एफ वायरस तक, इनमें से 2 वायरस ऐसे होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस, जो शरीर में दूषित जल और दूषित खाद्य सामग्री के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस हमारे शरीर में दूषित रक्त, दूषित निडल सिरिंज, गर्भवती महिला से जन्म के समय बच्चे में या असुरक्षित यौन संबंध द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करते हैं। सर, लक्षण यही कहलाएंगे इसके? हेपेटाइटिस बी के अगर लक्षणों की बात करें, एक आम व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि हेपेटाइटिस? ये आपका सवाल जवाब देने के लिए थोड़ा समझाना जरूरी है। जी प्लीज दर्शकों। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो जब शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है एक्यूट अवस्था और एक अवस्था होती है क्रॉनिक अवस्था। बी हो या सी हो, इन दोनों में ये अवस्थाएं होती हैं। एक्यूट अवस्था तब कहलाती है जब वायरस शरीर में 6 महीने के अंदर बाहर निकल जाए। मतलब आज मुझे इन्फेक्शन हुआ, 6 महीने के अंदर मैं नॉर्मल हो गया, मेरा वायरस शरीर से चला गया, उसको एक्यूट अवस्था बोलते हैं। और क्रॉनिक अवस्था उसे बोलते हैं जब वो वायरस शरीर में 6 महीने से ज़्यादा रहे, और यूजुअली जब एक बार ये क्रॉनिक अवस्था आ जाती है तो वो पूरी जिंदगी वायरस आपके साथ ही रहता है। मतलब क्रॉनिक की स्थिति में है तो गंभीर बड़ा माना जाएगा, इसको गंभीर स्थिति मानी जाएगी। क्रॉनिक की स्थिति हेपेटाइटिस बी की गंभीर स्थिति है। मैं इसको दूसरे शब्दों में समझाता हूँ। आप एक लेवल तक सही हैं, लेकिन हर लेवल पे सही नहीं है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो अगर मेरे एडल्ट आदमी जो एक मैच्योर मैन है उसमें शरीर में जब जाता है तो 6 महीने के अंदर हमारे चांसेस हैं कि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो 95% उसको वायरस को शरीर से बाहर निकाल देती है, और हमें केवल 5% चांसेस हैं कि हम क्रॉनिक अवस्था में प्रवेश करते हैं।
लेकिन ये स्थिति एक छोटे बच्चे में जन्म के समय अगर वायरस शरीर में आता है माँ से बच्चे में, तो उस बच्चे में इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो चांसेस ये हैं कि अगर जन्म के समय ये वायरस शरीर में आ गया तो 95% चांसेस हैं कि ये वायरस पूरी जिंदगी उस बच्चे के साथ रहेगा और कभी बाहर नहीं निकलेगा। केवल 5% चांसेस हैं कि वो शरीर से बाहर जाएगा। अब क्यों इम्पोर्टेंस है ये? क्रॉनिक अवस्था जो होती है, उस अवस्था में जब वायरस शरीर में आ जाता है तो उसके आगे चल के जो परिणाम हैं वो बड़े खराब हैं। उसमें पेशेंट को लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी संभावना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस जो बी जैसे ही होता है, वो जब शरीर में प्रवेश करता है तो चांसेस ये हैं कि वो 15% चांसेस हैं कि वो शरीर छोड़ेगा और 85% चांसेस हैं कि वो क्रॉनिक अवस्था में चला जाएगा। तो ये दोनों वायरस चूंकि क्रॉनिक अवस्था में जाते हैं, इसलिए लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी अंतिम अवस्था में मरीज 20 से 25 साल में पहुंचता है। अब दुर्भाग्य ये है, आपका प्रश्न था लक्षण क्या है? जी जी जी। दुर्भाग्य ये है कि जब वायरस बी या सी शरीर में जाता है तो उसका घर है लीवर। लीवर में जाके वो लीवर को डैमेज करना शुरू करता है। हमारा लीवर एक इतना शक्तिशाली ऑर्गन है बॉडी का कि जब तक 70% के आसपास लीवर डैमेज ना हो जाए, उस व्यक्ति को कोई भी समस्या या कोई भी सिम्टम आते ही नहीं है। तो वो व्यक्ति जिसको 70% लीवर डैमेज होने में करीब 10 साल से 30 साल का समय लगता है, 10 ईयर टू 30 ईयर्स, तो उसको पता ही नहीं रहता है कि उसके शरीर में वायरस है और धीरे धीरे लीवर जैसे घुन लग जाती है गेहूं में, ऐसे लीवर खत्म हो जाता है। और पहला सिम्टम उसको जो आजकल हम मरीज रोज हम मीडिया में बैठ के देखते हैं कि वो हमारे पास जब आता है तब वो कहता है मेरी आंख पीली हो गई, मुझे पीलिया हो गया, मेरे पैरों में सूजन आ गई, मेरे पेट में पानी भर गया और मुझे खून की उल्टी हो गई। और इस अवस्था को एक सिरोसिस की अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में आने के बाद उस व्यक्ति का करीब करीब 70 से 80% लीवर खराब हो चुका है। आम व्यक्ति है वो कैसे समझ सकता है कि उसको हेपेटाइटिस की बीमारी है या लीवर की बीमारी? क्योंकि आज के समय में देखने में आता है जैसे ही किसी की आंखें पीली होती हैं या नाखून हल्के से पीले होने लगते हैं, उन्होंने कहा पीलिया है, बीमार हो गया, दूर रखो, अब दूर भगा दो, घर में पानी मत पिलाओ, इसको छूने मत दो, गिलासों को छूने मत दो, मटके से दूर रखो, झाड़ फूक कराओ। हाँ। इस तरह की बातें निकल के आती हैं। तो आम व्यक्ति उसमें कैसे समझ पाएगा कि मुझे हेपेटाइटिस है या ये पीलिया के लक्षण? पीलिया, अगर आंखें पीली होती हैं तो उसके कई कारण होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो वायरस होता है, जैसा मैंने बताया। और उसमें 2 ग्रुप के वायरस होते हैं। एक वायरस जो आमतौर पर पीलिया करता है उसको हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस कहते हैं। ये वायरस की ये विशेषता होती है कि ये क्रॉनिक अवस्था में नहीं जाता है जी। इसका मतलब ये ठीक हो जाता है। दूसरा वायरस जो बी और सी होता है, ये क्रॉनिक अवस्था में जाने के चांसेस होते हैं। इसकी एक्यूट अवस्था में अगर इलाज हो जाए तो वो ठीक हो जाता है। ये तो हो गई वायरस की। बट अकेला वायरस पीलिया नहीं करता है। पीलिया के और भी 3-4 ऐसे कारण हैं जिसका डिस्कस करना इस समय आवश्यक है। नंबर 1, जो रोज आते हैं मीडिया में या क्लिनिक में मरीज गांव से, इसको पीलिया हो गया, बहुत खुजली चल रही है, वो झड़वाते रहते हैं 2-3 महीने तक, जब ठीक नहीं होता तब डॉक्टर के पास लाते हैं। वो पीलिया ना वायरस से है, ना हेपेटाइटिस बी है, ना हेपेटाइटिस सी है। ये पीलिया जो 50 साल 40 साल के बाद होता है वो कैंसर का पीलिया है। यहाँ पे पित्ता लीवर के नीचे होता है उसका कैंसर, और एक पेनक्रियास ग्रंथि होती है उसका कैंसर में लोग पीलिया से डॉक्टर के पास आते हैं। तो हर पीलिया वायरस के कारण नहीं होता है, कुछ पीलिया कैंसर के होते हैं। अगर वो अर्ली स्टेज में पेशेंट आ जाए तो उसका इलाज संभव है। तो हर पीलिया को झाड़ फूक से ठीक ना करें। दूसरा कारण पीलिया का, कुछ दवाई होती है कुछ बीमारी की जिनके खाने से पीलिया हो जाता है। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनका लीवर डैमेज रहता है, उससे पीलिया हो जाता है। जी जी। तो अल्कोहल, कैंसर, दवाइयाँ और वायरस, ये 4 कारण पीलिया के होते हैं। उनमें से कौन सा कारण आपके लिए है वो डॉक्टर से जांच के बाद पता लगता है। मैं अगले सवाल पे यही आ रहा था कि देखने में ये आता है कि जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं उनमें इस तरह की शिकायतें ज़्यादा मिलती हैं, क्या ऐसा है? यस, स्मोकिंग से पीलिया नहीं होता, स्मोकिंग से लंग खराब होते हैं, लेकिन अल्कोहल पीने से लीवर डैमेज होता है। और करीब करीब 15 से 20% लोग जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको लीवर की यही अवस्था सिरोसिस और
जॉन्डिस संभव है। एक और कारण से हो रहा है जो वायरस और अल्कोहल से भी आगे निकल गया है, वो है मोटापा। इस समय ओबेसिटी, मोटापा के कारण फैटी लीवर, जिसको हम नैश बोलते हैं, लीवर में फैट डिपॉजिट होता है, उससे लीवर डैमेज होकर सिरोसिस हो रही है। और ऐसा अनुमान है कि विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट लीवर डैमेज का कारण फैटी लीवर और मोटापा होने वाला है। और इंडिया भी बहुत पीछे नहीं है, हमारे पास बहुत केसेस हैं जो लीवर में मोटापे के कारण लीवर डैमेज होकर सिरोसिस में कन्वर्ट हो रहा है। सर, बात अगर इसके उपाय की जाए, लक्षण की हमने बात करी, हमने जाना कि किस तरह का हेपेटाइटिस बी और सी होता है, क्या अंतर होता है, लेकिन अगर बचाव की बात की जाए, बचाव क्या है? ये बहुत जरूरी है समझना कि हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जिसका बचाव बहुत आराम से किया जा सकता है और बहुत सिंपल है। इसका एक टीकाकरण है जो उपलब्ध है, बहुत सस्ता है, पहले महंगा था, अब काफ़ी सस्ता है। अगर एक व्यक्ति 3 टीके लगवाता है हेपेटाइटिस बी के, एक अभी, एक महीने बाद और एक 6 महीने बाद, तो उसको जीवन भर के लिए। मैं जानना चाहूंगा, मतलब एक आज लगवाया, हाँ, तो उसके फिर एक महीने बाद लगेगा, 2 हो गए ये, फिर तीसरा टीका जो होगा वो 6 पहले टीके के 6 महीने बाद, दूसरे टीके के 5 महीने बाद, यानी कि आज लगाया उसके 1 महीने बाद, फिर उसके 6 महीने बाद, उसके 6 महीने बाद नहीं, दूसरे टीके और तीसरे टीके के बीच में 5 महीने, 5 महीने का, मतलब उसके 5 महीने, टोटल 6 महीने में 3 टीके लगने चाहिए। और तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप भी ध्यान रखिए, पहला टीका अगर आज लगाया है तो उसके 1 महीने बाद दूसरा टीका लगवाना है और उसके 5 महीने यानी कि टोटल 6 महीने के बाद तीसरा टीका लगवाना है, जिससे हेपेटाइटिस बी की इस गंभीर बीमारी से आपको बचे सकते हैं, आप बचे जा सकते हैं। परिवार में 4 लोगों को लगना है तो 10 ml की वाइल ले लें, सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो मल्टी डोज में सबको लग गया एक टीका, फिर उसको हम संभाल के फ्रिज में रख सकते हैं। कई दर्शकों की भ्रांति है, कई लोग हमसे अगर उसको हम फ्रीजर में रख देते हैं तो खराब हो जाएगी, जम जाएगी, वो खराब हो जाएगी, जम जाएगी। हाँ, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्सीन जैसे मैंने आज लगवाई, तो लोगों के सवाल आते हैं कि साहब हमें 1 महीने बाद हम नहीं लगवा पाए, अब हम क्या करें, हम 4 दिन लेट हो गए। तो उसका आंसर यह है कि हम 15 दिन का गैप आगे भी लगवाएं। अगर दूसरी डोज एक की जगह 1.5 महीने में लगती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी और तीसरी डोज जो है उसमें 5 महीने का जो अंतर है, उसमें 1-1.5 महीने भी आगे पीछे बढ़ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हेपेटाइटिस बी का जैसे टीकाकरण संभव है, हेपेटाइटिस सी का कोई टीकाकरण संभव नहीं है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई भी टीका बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं है। हेपेटाइटिस सी वायरस एक आरएनए वायरस है, शरीर में ये प्रवेश वैसे ही करता है जैसे बी करता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जी। असुरक्षित रक्त, दैट मीन्स ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स जो प्रॉपरली चेक नहीं होते, जिनके कारण ट्रांसमिट हो सकता है। असुरक्षित यौन संबंध, अगर किसी को पॉजिटिव है कोई व्यक्ति और उसके साथ आप संबंध रखते हैं तो आपको हो सकता है। जैसे हस्बैंड पॉजिटिव है तो वाइफ इन्फेक्शन गेन कर सकती है। इसीलिए कहते हैं परिवार में अगर एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तो सारा परिवार को टीकाकरण जरूरी है। कह सकते हैं कि जो दर्शक देख रहे हैं टेलीविजन पे, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, साफ तौर पर ये कहना है कि हेपेटाइटिस के अगर आपको लक्षण पाए जाते हैं या लीवर में कोई बीमारी आती है तो उसको बिल्कुल गंभीरता से लें। हो सकता है कि वो उस बड़ी बीमारी का कारण। समस्या क्या आती है, 60-70% लीवर को डैमेज ना कर दें तब तक आदमी को पता ही नहीं लगता कि वो बीमार है। इसीलिए इसको हमने एक खामोश जानलेवा बीमारी के लिए भी संज्ञा दी। आपने तो इस पे किताब भी लिखी है। मैंने किताब भी लिखी है और मैं उसको अपने मरीज जो हमीदिया अस्पताल में लीवर क्लिनिक में आते हैं उस किताब को मैं उनको देता भी हूं कि वो जानकारी प्राप्त करें। दुर्भाग्य ये है मेरा या हमारे देश का या इस बीमारी का कि जब ये बीमारी इनिशियल अवस्था में ठीक होने की अवस्था में है तब मरीज को पता नहीं रहता कि वो बीमार है, और जब उसको तकलीफ चालू होती है तब उसका इलाज कठिन है। अब असंभव तो नहीं कहूंगा क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट होने लगा है, लेकिन कठिन है, महंगा है, और उस अवस्था में आने के बाद परेशानियां बहुत ज्यादा है। आदमी हमारे देश में तब डॉक्टर के पास जाना चाहता है जब उसको तकलीफ हो। तो क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? मेरी सलाह यह है मेरे दर्शकों को और सारे लोगों को
अगर आपको पता है कि आप हेपेटाइटिस बी आप पॉजिटिव हैं, तो हेपेटाइटिस बी से डरे नहीं। वो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है, लेकिन हमें उस बीमारी का इलाज शुरू की अवस्था में करना है जब लिवर डैमेज होना शुरू हुआ है। लेकिन हेपेटाइटिस सी के इलाज में बहुत बदलाव आया है पिछले 2-3 सालों में, और खास तौर से 2014 में। वो ऐसा बदलाव आया है कि अभी जो रिसर्च जो हुई है वर्ल्ड में, वो ये कहती है कि हेपेटाइटिस सी के मरीज अगर हम एक गोली रोज खाएं तो हो सकता है 1 महीने में पूरे ठीक हो जाए, 90 to 100%। ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, कारगर हैं और जल्द ही मार्केट में आने वाली हैं। ऐसी उपलब्धि हमें हेपेटाइटिस सी के इलाज में मिली है, और उसका उपयोग मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सब कर सकेंगे, जिससे ये मरीज बीमारी के ठीक हो सकें। लेकिन बी में अभी प्रॉब्लम है। बी का यदि डैमेज लीवर का अर्ली अवस्था में है तो इलाज करने से इलाज संभव है, और सी में बहुत अच्छा संभव। क्या करे हर एक आम आदमी कि हर महीने अपना ब्लड चेक करवाए, या क्या ऐसा करे कि जिससे उसको ये जानकारी हो जाए कि हाँ लीवर की बीमारी मुझ में है या मुझ में नहीं होनी चाहिए? सारे लोगों का टेस्ट कराना संभव नहीं है। हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी किन लोगों को ज्यादा होने की संभावना रहती है, जिसे हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना है। परिवार में अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव है, जैसे मेरे परिवार में मैं पॉजिटिव हूं, तो जितने मेंबर हैं उनमें हेपेटाइटिस बी होने की संभावना जनरल पब्लिक से 5 गुना ज्यादा है। जिन लोगों को बार बार रक्त लेने की आवश्यकता पड़ती है, अब वो कौन सा ग्रुप है? सिकल सेल, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, ये कुछ बीमारी हैं जिनमें बार बार रक्त की जरूरत पड़ती है, शरीर में खून टूट जाता है। इस ग्रुप के पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और सी होने की संभावना करीब करीब 50% से 70% तक होती है। जो लोग किडनी के पेशेंट हैं, हीमोडायलिसिस पे रहते हैं मशीन पे, उनको चांसेस हेपेटाइटिस बी और सी होने के ज़्यादा रहते हैं, उनको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इस तरह के कुछ ग्रुप हैं। कुछ लोग जो सेक्स वर्कर हैं, जैसे वेश्यावृत्ति या उस जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर मुझे हेपेटाइटिस बी के कीटाणु पाए जाते हैं, 100 लोगों को कीटाणु मिलते हैं, तो 100 लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। उसमें से केवल 20 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। 80 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पूरी जिंदगी वो वायरस होते हुए भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वायरस है ये बड़ा डिफरेंट है। ये लीवर में जाके अगर पड़ा है आपके, तो ये आपको हो सकता है साथ में रहे, नुकसान ही ना करे। अच्छा। तो जब ये वायरस शरीर को, लीवर को नुकसान करता है, तब दवाई जरूरत है और दवाई काम करती है। केवल लीवर में वायरस पड़ा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उसको दवाई खिलाना है। इसलिए हर पॉजिटिव व्यक्ति को इलाज की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखा गया है कि हेपेटाइटिस को लेके कुछ झोला छाप डॉक्टरों की अगर बात करें तो बड़ी भ्रांतियां फैला देते हैं, लोगों को डरा देते हैं। हम भी डरे हुए हैं उनसे। क्यों डरे हुए हैं? तो ये जो झोला छाप डॉक्टर या झाड़ फूक जो हो रही है, या जो भ्रांति फैला रहे हैं, इनसे बचने का एक ही उपाय है। जो डॉक्टर इसका ज्ञान रखता है उससे बात करें, डरे नहीं। इस बीमारी से हमको लड़ना है, ये ठीक हो सकती है, इसका टीकाकरण है, लेकिन सलाह लेने के बाद। तो सर, अंतिम सवाल दर्शकों को बताएं कि आखिर अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव आते हैं, यार उनको ऐसा पता चलता है, तो क्या एक उपाय है और क्या उनको करना चाहिए जिससे कि वो इस बीमारी से, इस जानलेवा बीमारी से बच सके? एक ऐसा वायरस है जिसका टीकाकरण बहुत अच्छा है, आप उसका उपयोग करें। टीकाकरण किसी को भी हो सकता है, जन्म से लेके वृद्ध अवस्था तक किसी को भी टीकाकरण किया जा सकता है। अगर हमें पता है कि हेपेटाइटिस बी है तो हम उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसको पलने ना दें, उसकी जांचें कराएं और उसका इलाज कराएं। बीमारी की अंतिम अवस्था में आने का इंतजार ना करें। डॉक्टर साहब का साफ तौर पे कहना है कि टीकाकरण ही इसका उपाय है। लेकिन एक बात दर्शकों को और बताना चाहूंगा कि टीकाकरण से बहुत, आपने उदाहरण दिया तो समझ में आई। मेरा एक मित्र था, उसने टीके लगवाए और उसके टीके लगवाने के बाद भी पॉजिटिव आ गया वो हेपेटाइटिस। लेकिन गलती कहाँ हुई वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों को यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। गलती डॉक्टर साहब यहाँ हुई कि वो पहले से ही पॉजिटिव था और उसने टीके लगवा के सोचा, क्योंकि पहले उसने चेक नहीं कराया,
तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको अंदर से जरा सा भी शंका होती है कि हेपेटाइटिस की आपको बीमारी, तो पहले चेक करवा लें, आप करवा सकते हैं तो। और अगर आप नहीं है, डॉक्टर से संपर्क करें, एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद इस बीमारी के लिए सिर्फ उपाय जो है वो टीका ही है, और बहुत आसान और कम कीमत में इसके टीके लगते हैं, जिससे कि आप इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। तो ये तो थे डॉक्टर साहब। अगली बार किसी और डॉक्टर के साथ हम फिर हाजिर होंगे हमारे हेल्थ प्लस में। नमस्कार।